नमस्कार साथियों। एमपी टेट और जो चयन परीक्षा की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए जो एमसीक्यू सीरीज है उसका हम आज से प्रारंभ करने वाले हैं। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है वो दिसंबर का जो टेट का जो एग्ज़ाम है और साथ ही इसके बाद जो चयन परीक्षा होगी वो दोनों के लिए है, वो आपके लिए उपयोगी होगा। इस जो एमसीक्यू सीरीज है उसमें ना सिर्फ जो सभी जो विकल्प हैं उनका अवलोकन किया जाएगा, साथ ही जो भविष्य में किस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो बन सकते हैं उनका भी जो समग्र अवलोकन है वो यहाँ पर किया जाएगा। आज हमने जो इस एमसीक्यू सीरीज की जो शुरुआत की है वो सामान्यतः एमपी टेट जो इस एमपी टेट हुआ था 2023 में उसके प्रश्नों को लिया है। इसके पश्चात हम जो एमपी वर्ग का जो एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का उसको के प्रश्नों को भी आगे सॉल्व करेंगे। और ये जो एमसीक्यू सीरीज है उसका जो लाभ है वो ना सिर्फ पात्रता परीक्षा और जो चयन परीक्षा होने वाली है उन दोनों के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है वो अल्टीमेटली जो फाइनल सिलेक्शन है उसको पाना है, ना कि सिर्फ जो पात्रता परीक्षा है उसको पास करके घर बैठ जाना है। तो हमारा जो उद्देश्य है या जो लक्ष्य है वो बिल्कुल अर्जुन की तरह बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर होना चाहिए कि ना सिर्फ हमें जो पात्रता परीक्षा है उसको क्लियर करना है, बल्कि जो भविष्य में जो आने वाले एग्जाम है जो चयन परीक्षा है उसको भी उत्तीर्ण करना है। तो ये जो आज एमसीक्यू सीरीज जो प्रारंभ होने वाली है वो आपकी इन दोनों जो परीक्षाएं उसके लिए काफ़ी उपयोगी है, क्योंकि चयन परीक्षा और पात्रता परीक्षा दोनों में साहित्य के साथ साथ जो व्याकरण के जो प्रश्न हैं उन दोनों की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। तो हमारा जो एमसीक्यू में यह प्रयास है कि इसमें जो व्याकरण के प्रश्नों के साथ साथ जो साहित्य है उन प्रश्नों को भी समग्रता से समाहित किया गया है। और साथ ही इसके साथ ही जो विभिन्न साहित्य इतिहास की जो पुस्तकें हैं जैसे शुक्ल जी की है, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, या बच्चन सिंह हैं, या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उनके जो साहित्य इतिहास की पुस्तकें हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो आज से हमारी जो एमसीक्यू सीरीज है वो प्रारंभ हो रही है। उसका जो पहला प्रश्न है आज का हमारे जो सेशन का वो है कामायनी डैश रचना है। ये जो प्रश्न है अभी जो एमपी टेट 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके ही जो प्रश्न है वो हमने इसमें शुरुआत में सॉल्व किए हैं या उनको लिया गया है। तो पहला जो प्रश्न है वो है कामायनी डैश रचना है। तुलसीदास है, सूरदास है, जयशंकर प्रसाद है और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका जो आंसर बनेगा वो कामायनी जो रचना है, तुलसीदास तो नहीं है, सूरदास है वो भी नहीं है, मैथिली शरण गुप्त है वो भी नहीं है। इसका जो आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। कामायनी है वो जयशंकर प्रसाद का एक जो महत्वपूर्ण जो रचना के साथ साथ एक महाकाव्य भी है। यह आधुनिक काल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो सामान्यतः 1935 या 36 दोनों माना जाता है। कई जगह 1935 देखने को मिलता है और कई जगह 1936। और ये जो कामायनी जो आधुनिक महत्वपूर्ण काव्य होने के साथ साथ ही ये 15 सर्गों में विभाजित है। ये जो है वो 15 सर्ग हैं उसमें विभाजित है। इसके साथ ही इसका जो दर्शन है वो है आनंदवाद, या इसी को शैव दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन वो बोल सकती हैं। विज्ञा दर्शन है वो बोल सकती हैं। इस पंक्ति को साकार करने के लिए इसमें एक पंक्ति भी आई है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके यही विडंबना है जीवन की। मैं फिर से पंक्तियों को दोहराता हूँ, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यही विडंबना है जीवन की। और कामायनी का जो अंत होता है वो अंत में जाके आनंदवाद और जो समरसता वाला जो दर्शन है उसी पर जाके होता है। उसमें जो पंक्तियां आती हैं वो जाके मिलती हैं वो है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। मैं पंक्तियों को फिर से दोहराता हूँ, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलास थी, आनंद अखंड घना था। इसके जो 15 सर्ग हैं तो उसके जो शुरुआती सर्ग हैं वो चिंता सर्ग से इसकी शुरुआत होती है, फिर चिंता के बाद आशा सर्ग है, फिर है श्रद्धा सर्ग। और इसके जो लास्ट के जो सर्ग है उनका जो क्रम बनता है वो बनता है दर्शन, रहस्य और आनंद। तो इसका जो चिंता सर्ग है वो है लास्ट, सबसे प्रारंभ है, चिंता सर्ग है उससे शुरुआत है। चिंता सर्ग से प्रारंभ होता है और इसका दर्शन, रहस्य और आनंद जो सर्ग है उससे अंत है। चिंता सर्ग की जो प्रारंभ होता है उसमें है हिमगिरी की उत्तुंग शिखर पर एक
शीतल की छाप बैठ शिला पर देख रहा था प्रलय प्रभात। तो जब देव सभ्यता का जब विनाश हो जाता है तो उसकी जो शुरुआती पंक्तियां वो इसी प्रकार से स्टार्ट होती हैं। इसके अलावा इसके अगर प्रमुख पात्रों की चर्चा करें तो वो पात्र हैं मनु, श्रद्धा और ईड़ा। श्रद्धा जहां वो हृदय का प्रतीक है और ईड़ा है वो है बुद्धि का। श्रद्धा का परिचय है वो जयशंकर प्रसाद इस प्रकार करते हैं, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार, एक लंबी काया उन्मुक्त। तो कामायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसमें जो श्रद्धा का जो वर्णन है वो काफी उदात्त है और बहुत ही शानदार तरीके से जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया है। और इसके अलावा जो श्रद्धा है उसका जो परिचय है वो जयशंकर प्रसाद करते हैं, बिखरी अलकें ज्यों तर्क चल। तो वहां से उसकी जो तार्किकता या बुद्धिवाद है उसका जो बल है वो उस पर चित्रित किया गया है। ये इसके जो कामायनी है उसके बारे में बेसिक बात है। इसके अलावा इसके बारे में एक और बेसिक महत्वपूर्ण बातें ये है कि कामायनी पर विभिन्न आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी गई हैं। कामायनी पर अगर आलोचनात्मक पुस्तकों की बात करें तो वो है दिनकर ने एक महत्वपूर्ण निबंध लिखा था कामायनी पर, जहां पर जो कामायनी की जो गुण और दोष है उनकी समीक्षा की गई है, दोष रहित दूषण सहित, दोष रहित और दूषण सहित। इसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र इसको भाव प्रधान महाकाव्य उसकी संज्ञा देते हैं। डॉक्टर नगेंद्र भाव प्रधान महाकाव्य। फिर इसके बाद आते हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने जो पुस्तक लिखी है वो है कामायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन। तत्पश्चात आते हैं मुक्तिबोध, वो इसकी प्रगतिवादी जो समीक्षा है या मार्क्सवादी जो समीक्षा वो करते हैं और वो लिखते हैं कामायनी एक पुनर्विचार। एक पुनर्विचार। आने वाले समय में यहाँ से जो प्रश्न बनने की जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा है और विभिन्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो नेट और सेट के एग्जाम होते हैं वहाँ से ये जो प्रश्न है वहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी रही है। तो कामायनी की जो रचना है वो है जयशंकर प्रसाद। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात इसमें बारे में यही है कि कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था, मंगला पारितोषिक पुरस्कार। मंगला पारितोषिक जो पुरस्कार है वो कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद को मिला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हमारे पास याद होना चाहिए आपको। इसके अलावा जो तुलसीदास की जो कुल संख्याओं की जो सामान्यता वो संख्या, इसके बाद तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं, सूरदास ये भी भक्ति काल के कवि हैं और जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये हैं द्वितीय युग के कवि। तुलसीदास की जो ग्रंथों की जो संख्या वो सामान्यतः 12 मानी जाती है, जिसमें 5 हैं उनके जो बड़े ग्रंथ हैं और जो 7 हैं वो उनके छोटे ग्रंथ हैं। इसके अलावा एक पंडित राम गुलाम द्विवेदी जी भी हुए हैं, तो उन्होंने तुलसीदास की जो ग्रंथों की जो संख्या है वो 12 बताई है। सूरदास हैं वो भक्ति काल के कृष्ण भक्ति काव्य धारा है उसके प्रमुख कवि हैं और सूरदास की ग्रंथों की रचना करें तो वो है सूरसागर, सूरसावली और साहित्य लहरी। मैथिली शरण गुप्त ने साकेत बड़ा ही शानदार बोल लिखा है, साकेत।
इसके अलावा उर्मिला, जयद्रथ, पंचवटी इत्यादि जय मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इसके अलावा मैथिली शरण का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य भी है साकेत, जिसका जो नवम सर्ग वो उन्होंने उर्मिला को समर्पित किया है। अगला प्रश्न है, जो मानक हिंदी है उसका जो अर्थ है वो क्या होता है? मानक हिंदी है उसका जो अर्थ है, मानक हिंदी ये होती है, वो सामान्यतः उस प्रकार की हिंदी को बोलते हैं जिसको हम राजभाषा या विभिन्न प्रकार की जो कार्यालय जो भाषा होती है उसमें प्रयोग करते हैं। मानक भाषा है वो धीरे धीरे जो परिष्कृत भाषा जब हो जाती है तो एक भाषा है वो अपना जो परिमार्जित या जो परिष्कृत रूप है उसको है वो स्थापित कर लेती है, उसी को हम वो मानक भाषा बोलते हैं। और सामान्यतः उसी की जो सर्वस्वीकृति है वो सभी जगह होती है मानक भाषा की। मानक भाषा का होना किसी भी भाषा की समृद्धि में विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर मानक भाषा होती है तभी जो भाषा है उसका जो स्थायीपन है वो बढ़ता है और उसकी जो प्रगति है वो भी समय के साथ है वो बढ़ती जाती है। तो अब मानक हिंदी का जो अर्थ है वो है परिनिष्ठित हिंदी, विशेष हिंदी, परिनिष्ठित और विशेष हिंदी और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो मानक हिंदी का जो अर्थ होता है वो होता है परिनिष्ठित हिंदी। विशेष हिंदी और परिनिष्ठित हिंदी नहीं होगा, इसका जो आंसर है वो है परिनिष्ठित हिंदी। तो मानक हिंदी का जो अर्थ बनता है वो होता है परिनिष्ठित हिंदी। अगला प्रश्न है, कुछ चिन्ह को कहते हैं अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। जैसे कि मैंने आपसे इस क्लास की शुरुआत में ही चर्चा की थी कि इसमें जो साहित्य के साथ साथ आपको जो व्याकरण है ना उसके भी दोनों प्रश्नों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो टेट और जो चयन परीक्षा दोनों हैं उसमें साहित्य के प्रश्न तो पूछ ही जाते हैं, साथ ही जो व्याकरण के जो प्रश्न है उनको पूछने की प्रवृत्ति है वो भी रहती है। तो ये व्याकरण का प्रश्न है, तो इसको बोलते हैं अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग और हलंत। तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि अनुनासिक होता है उसका जो अर्थ होता है वो होता है ये, अनुस्वार है तो वो होता है ये। जैसे कि मेरा नाम अंकित है तो इसमें अनुस्वार है। अगर इसमें मैं लिखूंगा मेला आंचल तो इसमें ए आएगा। फिर है जो विसर्ग है वो इसी तरीके से बनता है। उदाहरण के तौर पर जैसे कि प्रातः काल, हलत है तो वो इस तरीके से नहीं होगा क्योंकि हलत का चिन्ह रहता है ये। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सतत, हलत का प्रयोग अब जो सामान्यतः जो भाषा है उसमें है वो कम प्रयोग करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि हलत के जो प्रयोग उसको लेकर बड़ा वो समस्या रहती है कि कहाँ पर इसका प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे जो चारों चिन्ह है वो है अनुनासिक है, वो है चंद्रबिंदी जिसको हम चंद्रबिंदी बोलते हैं, मेलांचल में इसका प्रयोग किया जाएगा। फिर है अनुस्वार जिसको सामान्यतः बोला जाता है, तो ये है अंकित जैसे कि इसमें है। फिर है विसर्ग, ये प्रातः काल में, और हलत है वो इस तरीके से। तो ये जो आंसर होगा वो होगा इसका विसर्ग। अगला प्रश्न है, इनमें से जो शुद्ध वर्तनी है वो नहीं है, सानिध्य है, प्रेरण और धनवंतरी और पूजनीय। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी नहीं है, पूजनीय, सानिध्य है, प्रेरण और धनवंतरी। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी नहीं है वो धनवंतरी है, तो वो तो शुद्ध वर्तनी है, प्रेरण भी है, पूजनीय, सानिध्य भी है, प्रेरण भी है। तो इसमें जो शुद्ध वर्तनी नहीं है वो है पूजनीय। सामान्यतः लोग ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसका जो व्याकरणिक रूप से जो सही अर्थ है या जो सही वर्तनी है वो बनेगा पूजनीय। पूजनीय। तो इनमें से जो शुद्ध वर्तनी नहीं है वो है पूजनीय, इसका जो शुद्ध वर्तनी बनेगा वो होगा पूजनीय। इस तरीके से इतिहास से संबंधित तथ्य के लिए जो उपयुक्त शब्द है वो क्या है? इतिहास से संबंधित तथ्य के लिए, तो इतिहास से संबंधित जो तथ्य है उसके लिए जो उपयुक्त जो शब्द है वो कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है हमारे पास ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक और ऐतिहासिक दोनों। तो इतिहास से संबंधित जो तथ्य हैं उसके लिए जो सही प्रयोग, जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है ऐतिहासिक का।
तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, ऐतिहासिक है वो, उसका वो सही आंसर है। अगला है कि धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय है तद्धित प्रत्यय, तद्भव प्रत्यय, कृत प्रत्यय, दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो जो प्रत्यय होते हैं वो सामान्य जो प्रत्यय हैं वो शब्द के अंतों में लगते हैं, और प्रत्यय हैं वो शब्दांश होते हैं जो शब्द के अंत में लगकर जो शब्द है उसको नया अर्थ देते हैं, साथ ही जो शब्द का जो अर्थ है उसको भी परिवर्तित है उसको करने का भी प्रयास करते हैं। इस तरीके से प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं और जो शब्द के अंत में लगते हैं और जो शब्द का जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर देते हैं या उसका जो नया रूप है वो प्रदान करते हैं प्रत्यय। इसके अलावा जो प्रत्यय है वो दो प्रकार के होते हैं। प्रत्यय के अगर हम प्रकारों की चर्चा करें तो प्रत्यय है दो प्रकार के होंगे, वो है एक है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित। जो कृत प्रत्यय है उनकी ये विशेषता रहती है कि जो कृत्य प्रत्यय है वो लगते हैं सदा धातु या क्रियाओं के ऊपर, तो धातु या क्रियाओं में जुड़ती हैं ये कृत्य प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय होते हैं वो जुड़ते हैं शब्दों में। उदाहरण के तौर पर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में ये हैं वो शब्द लगती हैं। तो प्रत्यय हैं वो शब्दांश हैं जो कि धातु या शब्दों के अंत में लगते हैं और उनके अंत में लगकर उनका जो अर्थ है उसको रूप परिवर्तित करते हैं या उनका जो अर्थ है उनको नया अर्थ प्रदान करते हैं। ये एक अगर कृत्य है वो लगेंगे धातु और क्रियाओं में तो वो कृत्य प्रत्यय कहलाएंगे। अगर ये शब्दों में लगे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण इत्यादि में तो ये कहलाएंगे तद्धित प्रत्यय। ये इनके बारे में बेसिक जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी। अब धातुओं के अंत में लगने वाला प्रत्यय, इसी से हम अपना जो उत्तर है उसको सोल्व कर सकते हैं कि धातुओं के जो अंत में जो प्रत्यय लगेगा उसको बोलेंगे कृत्य प्रत्यय। इसका जो आंसर होगा वो 6 का वो होगा सी। दो स्वरों के पास आने पर उनमें होने वाला रूपांतरण है स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और समास। तो जब भी दो स्वरों के जब पास आने पर उनमें होने वाला जो रूपांतरण है, दो स्वरों के पास आने पर उनमें होने वाला जो रूपांतरण, तो विसर्ग संधि नहीं होगा, व्यंजन संधि भी नहीं होगा, समास का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा स्वर संधि। तो दो स्वरों के जो पास आने पर उनमें होने वाला जो रूपांतरण है वो कहलाता है स्वर संधि। और जो स्वर संधि हैं वो होती हैं, उनके होते हैं 5 प्रकार के। तो स्वर संधियों के इस तरीके से ये बनेगा स्वर संधि। फिर संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा है वो शामिल नहीं है। तो हमारा जो संविधान है जब बना था तो उसमें जो संविधान है उसमें 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं थी उस समय जब हमारा संविधान बना था। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 8वीं अनुसूची में 14 जो भाषाएं थी उनको शामिल किया गया था, 14 भाषाओं को। लेकिन समय के साथ साथ इसमें और भाषाएं भी जोड़ती गई। तो इस तरीके से जो वर्तमान में इसमें संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं शामिल हैं। 22 है वो वर्तमान भाषाएं हैं वो इसमें शामिल है संविधान की 8वीं अनुसूची में। और एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 1951, अनुच्छेद 351, जिसके अंतर्गत हम जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषाओं का उल्लेख है उसका उल्लेख किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, अनुसूची में भाषाएं। अब है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन कौन सी भाषा शामिल नहीं है। ऑप्शन है भोजपुरी, बोडो, डोंगरी और मैथिली। तो जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो भाषा शामिल नहीं है वो है भोजपुरी। ये जो भोजपुरी है वो आपको काफी बार देखने को भी मिलती होगी और इसको लेकर कई बार मांग भी उठती है कि इसको जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भोजपुरी है उसको भी शामिल करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें भोजपुरी है वो शामिल नहीं है। इसके अलावा जो बोडो,
डोंगरी और मैथिली है, वो तीनों की तीनों है वो संविधान की 8वीं अनुसूची है, वो भाषाएं हैं, वो उसमें शामिल हैं। निम्नलिखित में से जो पंचम वर्ण है वो नहीं है, तो इसमें से जो पंचम वर्ण नहीं है वो जिसको हम बोलते हैं पंचमाक्षर, इसी को हम पंचमाक्षर भी बोलते हैं। तो जो ये शामिल है, ये भी है, ये भी है, ये है जो पंचमाक्षर है इसमें शामिल नहीं है, जबकि ये वाला जो है वो संविधान के जो पंचमाक्षर है अंग्रेजी हिंदी वर्णमाला है उसमें ये शामिल है। इस तरीके से जो पंचम वर्ण में नहीं है शामिल वो ये नहीं है, इसकी जगह ये शामिल है। या, रा, ला, बा हैं ऊष्म व्यंजन, अनुस्वार व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ऊष्म व्यंजन है तो ये तो ऊष्म व्यंजन तो नहीं है, क्योंकि ऊष्म व्यंजनों की जो श्रेणी है उसमें आते हैं सा, सा और हा। ये जो है वो ऊष्म व्यंजन है उसकी श्रेणी में आते हैं। अनुस्वार व्यंजन है, अनुस्वार व्यंजन में भी ये नहीं आते हैं, ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन में, या, रा, ला, वाव। तो या, रा, ला, बा है वो है अंतस्थ व्यंजन है उसमें आती हैं। इसके अलावा जो या और बा हैं उनको अर्ध स्वर है उसकी कैटेगरी में भी शामिल किया जाता है। ऑप्शन है दीर्घ स्वर के लिए जो सही विकल्प है वो क्या है, आ, ई और उ। तो ए है दीर्घ स्वर नहीं है, ई है लघु, लघु स्वर। फिर तत्पश्चात नेक्स्ट ऑप्शन है ए और ओ। ए है वो दीर्घ स्वर में है, आ, ई और उ ये भी दीर्घ स्वर में है। इस तरीके से इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। ये दोनों की दोनों है वो हमारे जो दीर्घ स्वर है उसमें शामिल हैं। हिंदी भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? अच्छा प्रश्न है ये। आपको जैसे कि उल्लेखित होगा कि हिंदी है वो सिर्फ भारत में ही नहीं बोली जाती है, इसके अलावा जो विभिन्न जो देश हैं उनमें भी है वो हिंदी है वो बोली जाती है। हमारे पास ऑप्शन है मॉरिशस है, थाईलैंड है, सुमात्रा है और फिजी है। मॉरिशस, थाईलैंड, सुमात्रा और फिजी। तो इसका जो आंसर होगा वो हिंदी है, वो भारत के अतिरिक्त किस देश की आधिकारिक भाषा है? तो वो है फिजी की। यहाँ के करीबन जो 40% लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, इस कारण 40% लोग। यहाँ के हैं वो जो 40% लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं, इसके कारण हिंदी को भारत के अतिरिक्त जो आधिकारिक भाषा है उसका दर्जा दिया गया है फिजी में। इसके अलावा हिंदी का जो विस्तार वो समय के साथ साथ बढ़ता जा रहा है और ये धीरे धीरे जो ग्लोबल लैंग्वेज है उसके दर्जा करने की प्राप्त की दिशा में भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा एक आपने बहुत ही शानदार टर्म का प्रयोग किया होगा वो है इंग्लिश। जहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों का प्रयोग किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम इंग्लिश। जैसे कि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है तो उसमें एक नई भाषा विकसित हो रही है जिसको बोलते हैं इंग्लिश, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं हम। हिंदी भाषा में रूप के अनुसार जो कृदंत के जो भेद हैं वो हैं 2। ये इसका आंसर होगा। वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अन्य शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगते हैं उनको, इससे पिछला जो प्रश्न है उसमें मैंने चर्चा भी की थी कि जो धातुओं और या जो क्रियाओं के जो अंत में लगते हैं उनको हम बोलते हैं कृत्य प्रत्यय, और जो शब्दों, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के जो अंत में लगते हैं उनको बोलते हैं हम तद्धित प्रत्यय। तो इस तरीके से वे प्रत्यय जो धातु को छोड़कर अगर लगेंगे शब्दों में तो इनमें लगेंगे तद्धित प्रत्यय। और जो कृत्य दंत जो कृत्य प्रत्यय है वो लगता है अपना उसमें कृत्य और तद्धित। अब डिप्टी जो जिलर है में उपसर्ग है, तो उपसर्ग है वो शब्दांश होते हैं, प्रत्यय है वो जो सामान्यतः जो शब्द प्रत्यय है वो लगते हैं शब्दों के अंत में, और जो शब्द के जो अंत है उसको वो बदलते हैं, शब्दों के रूप को बदलते हैं। लेकिन उपसर्ग है वो होते हैं शब्दांश और ये लगते हैं शुरुआत में।
उपसर्ग हैं वो शब्दांश होते हैं जो शब्दों के जो शुरुआत है उसमें लगते हैं और शब्दों के जो शुरुआत में जुड़कर उसका जो अर्थ है उसको परिवर्तित कर देते हैं, या जो अर्थ है जो कर देते हैं, या उसको जो नया रूप है वो प्रदान करते हैं। अब देखते हैं कि डिप्टी जेलर में उपसर्ग है, वो है डी, डिप और डिप्टी। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं, तो इसका जो आंसर बनेगा वो होगा डी। क्योंकि जब भी हम उपसर्ग को प्रत्यय को अगर देखना होता है ना, तो जब हम उपसर्ग प्रत्यय को देखते हैं तो जो दो शब्द होते हैं उनके जो अर्थ है वो अलग अलग निकलना चाहिए, और साथ ही जो अर्थ है वो संपूर्ण या समान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर आप उपसर्ग अगर देखना चाहें तो इसमें डिप्टी का भी है वो अलग अर्थ है, और जेलर है दोनों का अर्थ है, और ये दोनों अलग अलग अर्थ प्रदान करते हैं। तो उपसर्ग प्रत्यय की खासियत ये होती है कि दोनों को जब अलग किया जाता है तो वो अलग अलग अर्थ है वो प्रदान करते हैं, तभी हम उपसर्ग प्रत्यय उसकी जो पहचान है वो कर पाते हैं। संविधान में देवनागरी को हिंदी की लिपि के रूप में स्वीकारने की जो तिथि है वो है, संविधान में देवनागरी को हिंदी की जो लिपि के रूप में स्वीकारने की जो तिथि है वो है, ऑप्शन हमारे पास 24 सितंबर 1949, 16 अगस्त 1947, 20 जनवरी 1950 और 14 सितंबर 1949। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 सितंबर 1949। इसी दिन जो संविधान में जो देवनागरी की जो लिपि है उसको जो स्वीकारने की जो तिथि है वो मौजूद है। इसके अंतर्गत यही कारण है कि जो 14 सितंबर है उसको हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस है उसके रूप में स्वीकारते हैं। अब आप लोग बताइए कि ये राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो विश्व हिंदी दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके वो है इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो विश्व हिंदी दिवस है वो मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके अलावा जो संविधान में जो राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आपको देखने को मिलते हैं। संवैधानिक प्रावधान है वो राजभाषा से संबंधित राजभाषा से संबंधित वो आपको देखने को मिलते हैं अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। से 351 के बीच में। तो इस तरीके से संविधान में देवनागरी को जो लिपि के रूप में जो स्वीकारने की जो तिथि है वो है 14 सितंबर 1949, और यही कारण कि 14 सितंबर को हम वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है वो मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस है वो है 10 जनवरी, और संविधान में जो राजभाषा से संबंधित जो संवैधानिक जो प्रावधान है वो दिए गए अनुच्छेद 343 से लेकर 351 के मध्य में। नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना किस सन में हुई और इसके अध्यक्ष कौन थे? जैसे कि जब भारत में स्वतंत्रता आंदोलन जब चल रहा था तो उसमें यह काफी उभर रहा था ये वाला प्रश्न कि जो आज़ादी होगी तो उसके बाद जो हमारी जो मातृभाषा या जो राजभाषा है वो क्या होनी चाहिए। तो धीरे धीरे ये सामान्यतः ये स्वीकृति बनती जा रही थी कि हिंदी है उसी को हम अपनी जो राष्ट्रभाषा या राजभाषा है उसके रूप में स्वीकार करेंगे। तो यही कारण है कि स्वतंत्रता आंदोलन के समय जो देवनागरी लिपि है, नागरी लिपि सुधार है, उसके लिए जो सुधार के लिए कई प्रकार के प्रयास किए गए थे। उसमें जो एक प्रयास किया था वो किया था बाल गंगाधर तिलक ने, उन्होंने सर्वप्रथम इस दिशा में प्रयास भी किया था, और फिर उसकी जो सुधार की जो लिए है वो कई प्रकार की समितियों का गठन किया गया था। तो उसमें जो सर्वप्रथम जो समिति गठित की गई थी वो की गई थी 1935 में काका कालेलकर में। तो 1935 में जो काका कालेलकर है वो 1935 में समिति बनाई गई थी। इसके अलावा 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी नागरी लिपि सुधार के लिए एक समिति का गठन किया था, यूपी सरकार ने। ये भी याद रखने वाली बात है कि 1949 में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में यूपी सरकार द्वारा नागरी लिपि की जो सुधार के लिए उसके लिए भी कमेटी की व्यवस्था की गई थी। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो होगा ए और डी, क्योंकि अगर सर्वप्रथम की अगर हम चर्चा करें तो वो आता है 1935 में काका कालेलकर। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है परिवर्तित रूप में, थोड़ा बहुत परिवर्तित करके, अपरिवर्तित रूप में और दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं।
तो लोकोक्तियाँ होती हैं वो हमारे जो सामान्य जो जीवन के जो संचित अनुभव होती हैं, जिनमें सदाचार और जो नैतिकता है उनकी जो बातें होती हैं वो संचित होती हैं लोकोक्तियों में। और इनकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है लोकोक्तियों की, इनका जो प्रयोग है वो सदा अपरिवर्तित रूप में किया जाता है। इसलिए ये मुहावरों से हैं वो भिन्न होती है। मुहावरों का हम परिवर्तित रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन लोकोक्तियों की ये विशेषता होती है कि इनको हम सदा अपरिवर्तित रूप है उसी रूप में प्रयोग करते हैं। और इनमें जो लोग जो जीवन की जो संचित निधि होती है, सदाचार नैतिकता है, उस तरीके का जो पाठ है वो पढ़ाया जाता है। तो लोकोक्तियों का जो प्रयोग किया जाता है वो सदा किया जाता है अपरिवर्तित रूप में। 10-15 मिनट और हम्म 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 हाँ, बस 10 मिनट और। हाँ। तीसरा सप्तक के कवि नहीं है, तीसरा सप्तक के जो कवि नहीं है वो है कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और रघुवीर साय। तो जो तीसरे सप्तक के जो कवि नहीं है कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और रघुवीर साय, तो इसका जो आंसर कुंवर नारायण है वो हमारे तीसरे सप्तक के कवि है। तीसरे सप्तक के हैं वो कवि हैं। और इनकी अगर महत्वपूर्ण रचनाओं की अगर हम चर्चा करें तो एक तो तीसरा सप्तक के नाम से ही है, इसके अलावा एक इनका काव्य संग्रह बड़ा महत्वपूर्ण वो है चक्रव्यूह। इसके अलावा एक इनका महत्वपूर्ण प्रबंधात्मक काव्य है वो है आत्मजयी, और एक है बाज सरवा के बहाने। तो कुंवर नारायण है वो तीसरे सप्तक के हैं, वो महत्वपूर्ण कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचना चक्रव्यूह, आत्मजयी और बाज सरवा के बहाने। फिर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये भी तीसरे सप्तक के कवि हैं। इनका बड़ा ही महत्वपूर्ण एक नाटक है वो है बकरी, जो कि हास्य व्यंग्य शैली में लिखा गया है, बकरी। फिर है केदारनाथ सिंह, ये भी तीसरे सप्तक है, उसके महत्वपूर्ण कवि हैं। और जो रघुवीर सिंह हैं वो हैं दूसरे सप्तक के कवि। रघुवीर जो साय हैं वो हैं द्वितीय जो सप्तक है उसके कवि। इनकी अगर काव्य संग्रह की चर्चा करें तो वो है सीढ़ियों पर धूप में, और एक अन्य महत्वपूर्ण वो है आत्महत्या के विरुद्ध। और जो तीसरा सप्तक है वो टोटल जो सप्तकों की जो प्रकाशन की जो संख्या है वो मानी जाती है 4। अगर हम देखें तो जो पहला जो इसको हम बोलते हैं वो होता है तार सप्तक, पहला तार सप्तक। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1943। फिर है द्वितीय सप्तक, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951। फिर है तीसरा, इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1959, 1959। फिर है चतुर्थ जो तार सप्तक है उसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1979। इस तरीके से हिंदी साहित्य में टोटल जो 4 सप्तक हैं उसकी जो शुरुआत है वो 4 सप्तक है वो माने जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसका जो आंसर होगा तीसरे सप्तक के जो कवि नहीं है वो है रघुवीर साय। इसके अलावा जो दूसरे सप्तक के अगर महत्वपूर्ण कवियों की अगर हम चर्चा करें तो उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम आता है वो है धर्मवीर भारती का। इसके अलावा भवानी प्रसाद मिश्र है वो भी दूसरे सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है भक्त कवि जो नंददास की जो रचना है वो कौन कौन सी है। तो भक्ति काल के महत्वपूर्ण कवि हैं नंददास। इनकी अगर रचनाओं की चर्चा करें तो भ्रमरदूत है वो इनकी रचना नहीं है, भक्ति प्रकाश है वो भी नहीं है, जोगल मानिक चरित्र वो भी नहीं है। इनकी जो रचना है वो है रास पंचादाई। नंददास के बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि ये शब्दों का चयन है बड़ा बारीकता से करते थे, इसलिए ये बड़ी कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इनके बारे में बोला जाता है कि ये जड़िया है।
नंददास जड़िया। और ये नंददास जड़िया जो उनकी जो उपाधि जो सुशोभित करती है वो उनकी एक रचना के कारण करती है, वो है रास पंचादाई। तो इनको जो नंददास जड़िया बोला जाता है वो बोला जाता है इनकी महत्वपूर्ण रचना रास पंचाधाई के कारण। इसके अलावा अगर महत्वपूर्ण रचना की चर्चा करें, जैसे कि सूरदास ने भ्रमर गीत की जो है रचना की थी, इनका भी एक भंवर गीत है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। एक और इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है वो है सुदामा चरित्र। और अन्य अगर रचनाओं में चर्चा करें तो वो है अनिकार्त मंजरी, और प्रेम मंजरी। इसके अलावा जो अष्टछाप जो कवि हैं उनकी स्थापना की थी विट्ठल नाथ ने, उन अष्टछाप कवियों में ये नंददास हैं वो भी शामिल थे। और ये सबसे जो छोटे जो कनिष्ठ उनको बोला जाता है उसमें ये शामिल थे। तो नंददास को जड़िया बोला जाता है। इनकी महत्वपूर्ण रचना रास पंचादाई के कारण। इनकी जो महत्वपूर्ण अगर रचना है वो है भंवर गीत, सुदामा चरित्र, अनेकार्त मंजरी और प्रेम मंजरी। अगला जो प्रश्न है वो है कि अष्टछाप के जो कवि हैं वो नहीं है कृष्णदास, गोविंद स्वामी, सूरदास और विट्ठलनाथ। तो जो अष्टछाप की जो रचना की गई थी वो की गई थी वल्लभाचार्य के पुत्र से विट्ठलनाथ के द्वारा। तो विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी और ये अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं थे। और ये जो वल्लभाचार्य हैं उनके पुत्र हैं। इन अष्टछाप कवियों में 8 कवि शामिल थे। ये 8 अष्टछाप कवियों में जो 8 कवि थे इसमें टोटल, इसमें जो 4 जो कवि थे वो थे वल्लभाचार्य के, और जो 4 जो कवि थे, जो 4 कवि जो शिष्य थे वो थे वल्लभाचार्य के। इसके अलावा इसमें जो 4 अन्य जो कवि थे वो थे विट्ठलनाथ के शिष्य। इनमें जो सबसे जो वरिष्ठ थे वो थे कुम्मन दास, और जो सबसे कनिष्ठ या छोटे थे वो थे नंददास। कुम्मन दास के बारे में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं कि संतन को कहाँ सीकरियो सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरो गयो हरिनाम, जिनको देखो दुख लागत तिनको कर करना प्रणाम। इस तरीके से ये अपनी जो भक्ति है, जो कृष्ण भक्ति, उसमें इतने डूबे हुए थे कि उन्हें जो बादशाह का जो बुलावा है वो नागवार गुजरता है। तो वो बोलते हैं कि संतन को कहाँ सीकरो सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, जिनको देखो दुख लागत तिनको करने परो प्रणाम। इनमें जो 4 जो शिष्य थे वल्लभाचार्य के, उनमें थे कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और बाकी की जो 4 थे वो थे विट्ठलनाथ के। तो वल्लभाचार्य के जो 4 जो इसमें शिष्य हैं वो हैं कुम्मन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। इनमें सबसे वरिष्ठ हैं वो हैं कुम्मन दास, और जो सबसे छोटे और कनिष्ठ हैं वो हैं नंद दास। और कुम्मन दास की बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति हैं, संतन को कहाँ सीकरो सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसरो गयो हरिनाम, जिनको देखो दुख लागत तिनको करना पर प्रणाम। इस तरीके से भक्त कवि हैं उनके यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यक्तियों की हाजिरी लगती है, वो है ईश्वर। इसके अलावा जो भक्त कवि हैं वो उनको किसी भी राजपाट या राज दरबार या किसी का भी बुलावा आता है तो वो नागवार गुजरता है। यही कारण है कि तुलसीदास को भी कई बार राज दरबार में बुलाने के लिए बुलाया गया, लेकिन वो कभी भी नहीं गए। ये भक्त कवियों की बड़ी महत्वपूर्ण खासियत है कि उनका जो संबंध है वो लोक जीवन से रहा है, और जो भक्ति साहित्य की जो उत्पत्ति है वो सदा ही लोक जीवन में हुई है। इसी कारण जो भक्ति काल का जो साहित्य है वो समाज से भी जुड़ा हुआ है, और इनकी जो प्रसिद्धि का जो प्रमुख जो आधार है वो ये भी बनता है भक्ति काल के कवियों का, सूरदास, कृष्णदास और गोविंद स्वामी। अगला प्रश्न है, तो इस तरीके से जो अष्टछाप के जो कवि नहीं है वो है विट्ठल नाथ। और इनमें जो सूरदास हैं इनको बोलता है, इनको जो सूरदास हैं
इनको बोलता है पुष्टि मार्ग के जहाज के कवि। पुष्टि मार्ग जहाज के कवि। इनकी जब मृत्यु हो जाती है तब इनको पुष्टि मार्ग के जो जहाज के कवि हैं उसके संबोधन के रूप में संबोधित किया जाता है सूरदास को। इसके अलावा जो सूरदास की जो रचना है सूर सागर है, उसको डॉक्टर जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं हिंदी भाषा और संवेदना के विकास में उन्मुक्त प्रबंध है उसकी संज्ञा के रूप में दर्जा देते हैं। इसके अलावा इनकी जो रचना है साहित्य लहरी और सूरसावली है, उस पर जो दृष्टिकूट जो पद की जो शैली है उसकी भी जो छाप है वो नजर आती है। अमृता प्रीतम की आत्मकथा है नागमणि, पिंचर, कोरे कागज और रसीदी टिकट। तो इनकी जो आत्मकथा है वो है रसीदी टिकट। इन्होंने अपनी जो आत्मकथा है बड़ी बेबाकी और गहनता के साथ आत्मचित्रित की है रसीदी टिकट, जिसमें जो उनके जो बचपन का परिवार है या उनके जो माता पिता उनके जो चित्रण के साथ ही उनके जो प्रेम संबंध है उसका बड़ा बखूबी चित्रण किया गया है। अमृता प्रीतम की एक बड़ी ही एक तरीके से वाद विवाद हो गया था, वो था अमृता प्रीतम का कृष्णा सोबती से। तो अमृता प्रीतम का जो वाद विवाद हुआ था वो हो गया था कृष्णा सोबती से। उसका जो कारण था वो था जिंदगी नामा। उसका जो कारण था वो था जिंदगी नामा और एक कॉपीराइट विवाद था, कॉपीराइट विवाद। और ये बहुत ही वर्षों तक कानूनी विवाद चलता रहा, जिसमें अंततः विजय हुई थी, वो हुई थी कृष्णा सोबती की। एक टर्म का प्रयोग किया गया था यहाँ पर जिंदगी नामा। जिंदगी नामा है वो कृष्णा सोबती का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। कृष्णा सोबती की अगर महत्वपूर्ण उपन्यास होगी अगर उसमें चर्चा करेंगे तो एक जिंदगी नामा, मित्र मर जानी और डार से बिछड़ी। तो जिंदगी नामा की जो रचना है वो कृष्णा सोबती ने की थी। फिर उसके पश्चात जो अमृता प्रीतम है उन्होंने एक उपन्यास की रचना की थी, वो थी हरदत्त की जिंदगी नामा। इसी को लेकर एक विवाद हो गया था कि इन्होंने जो जिंदगी नामा जो टर्म है उसका प्रयोग क्यों हुआ था, और कॉपीराइट का ही विवाद हुआ था काफी ज्यादा। तो जिंदगी नामा वो कृष्णा सोबती का एक महत्वपूर्ण उपन्यास था जो कि नेट यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें भी लगा हुआ था। और इन्होंने एक उपन्यास की रचना कर दी थी हरदत्त का जिंदगी नामा। और एक कॉपीराइट विवाद काफी कानूनी संघर्ष में अदालती मामलों में चलता रहा था, जिसमें जो विजय हुई थी वो हुई थी कृष्णा सोबती की इस तरह। और अमृता प्रीतम की जो आत्मकथा वो है रसीदी टिकट। इसमें उन्होंने जो शायर लुधियानवी है उनसे जो उनका जो प्रेम संबंध है या अमरोज के साथ उनका जो संबंध है उसका बड़ा ही बखूबी जो चित्रण है वो किया है। शिव शंभू के जो चिट्ठी है उनके जो रचनाकार हैं वो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास और बाल मुकुंद गुप्त। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं ये द्विवेदी जो युग है उसके वो महत्वपूर्ण निबंधकार रहे या गद्यकार रहे। बालकृष्ण भट्ट का एक बड़ा महत्वपूर्ण ही प्रसिद्ध निबंध है वो है साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का साहित्य है वो जन समूह के जो हृदय है उसका है वो विकास है। इसके अलावा जो बालकृष्ण भट्ट ने उन्होंने हिंदी जो प्रदीप पत्र का है उसका जो पत्र का उसके जो संपादन का कार्य है वो भी किया था। तो जो शिव शंभू की जो चिट्ठी जो रचनाकार है वो है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त ने 1903 से लेके 1907 में 7 तक भारत मित्र जो पत्रिका है उसकी वो स्वयं संपादक थी। और उसमें जो शिव शंभू जो छद्म नाम है उससे शिव शंभू की चिट्ठी नाम शिव शंभू शर्मा जो छद्म नाम है उससे शिव शंभू की जो चिट्ठी है वो लिखे थे। और इन जो चिट्ठों की जो टोटल जो संख्या है वो है 14। इसमें जो टोटल जो चिट्ठों की जो संख्या थी वो थी 14। तो बाल मुकुंद गुप्त ने 1903 से लेकर 1907 में भारत मित्र जो पत्रिका है उसमें शिव शंभू की जो चिट्ठी जो नाम से है छद्म नाम है शिव शंभू शर्मा उसके नाम से इन्होंने चिट्ठी लिखे थे। और इनकी जो संख्या है वो टोटल है वो 14 है। इनमें से जो 8 जो चिट्ठे हैं वो 1903 से 1905 के बीच में लिखे गए थे जो कि लॉर्ड कर्जन को समर्पित थे। बाकी की अगर अन्य चिट्ठों की बात करें तो उसमें कुछ चिट्ठे हैं वो लॉर्ड मिंटो को समर्पित हैं और कुछ चिट्ठों एक चिट्ठा है उसमें जो सर सैयद अहमद खां है उसको भी समर्पित
किया गया बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा। इन चिट्ठों में जो लॉर्ड कर्जन की जो शासन प्रणाली है, या अंग्रेजों की जो अनैतिक जो शासन प्रणाली है, या अंग्रेज हैं जो भारत पर किस प्रकार से जो शोषण और दुराचार कर रहे हैं, उसका एक बड़ा ही हास्य और व्यंग्य शैली है, उसको चित्रित किया गया। और इसमें उन्होंने जो शिव शंभू शर्मा है उसका जो छद्म है उसका प्रयोग किया है। इसमें ये शिव शंभू है वो एक काल्पनिक पात्र होता है जो कि मन बहलाव के लिए जो भांग है उसका भी जो सेवन है वो करता है। इसके अलावा जो बाल मुकुंद गुप्त है, इनके बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसमें लिखा है कि ये बड़े ही चलते फुरते प्रजे और विनोदशील लेखक थे। इसके कारण वो कभी कभी हैं वो हंसी मजाक वो कर बैठते थे। तो यही कारण है कि उनका एक जो शब्द था अनिस्थिरता, अनिस्थिरता शब्द का प्रयोग है वो महावीर प्रसाद जो द्विवेदी जी हैं, जो कि द्विवेदी युग का जिनका नामकरण हुआ है, उन्होंने भाषा और व्याकरण जो निबंध है उसमें एक अनिस्थिरता शब्द का जो प्रयोग उसको किया था, अनिस्थिरता शब्द। इस जो शब्द है इसके जो अशुद्ध प्रयोग को लेकर बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम के नाम से एक निबंधों की और जो लेखों की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ किया था। और उसके जो प्रतिवाद में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सर्गो निरको नहीं ठिकाना के नाम से अपने जो लेखों की जो श्रृंखला है उसको प्रारंभ की थी। लेकिन जो महान लोग होते हैं वो आपस में वाद विवाद करते रहते हैं, वो किसी गोली और बंदूक वगैरह है उसका सहारा नहीं लेते हैं। और जब बाल मुकुंद गुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनकी जो सम्मान है, इनकी जो रचनात्मक जो क्षमता है या उनकी जो लिखने की जो शैली है उसका जो सम्मान करते वो लिखते हैं कि अच्छी हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो है बाल मुकुंद गुप्त। तो ये महानतम व्यक्ति की पहचान होती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वो इसको इनकी जो सम्मान है, जो साहित्य कर्म के प्रति जो सृजनशीलता है, जो साहित्य साधना है, उसको प्रेरित करते हुए लिखते हैं कि अच्छा हिंदी बस एक ही व्यक्ति लिखता था, वो था बाल मुकुंद गुप्त। तो इस तरीके से जो बाल मुकुंद गुप्त ने जो शिव शंभू की जो चिट्ठी हैं उसके नाम से ये रचनाएं की थी। इनमें टोटल जो चिट्ठों की संख्या है वो 14 है, जिसमें से 8 जो चिट्ठे हैं वो लॉर्ड कर्जन को उन्होंने समर्पित हैं, वो किए हैं। अगला जो प्रश्न है वो आवारा मसीहा है, वो किसके जीवन पर आधारित रचना है? राज कपूर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। तो जो आवारा मसीहा है इसकी जो लेखक है वो है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा है उसके जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। और इन्होंने जो जीवनी लिखी है वो लिखी है कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के ऊपर। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके जो लेखक हैं वो हैं विष्णु प्रभाकर, और इन्होंने जो कथा शिल्पी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय है उनकी जीवनी लिखी है। और ये 3 भागों में विभाजित है। आवारा मसीहा है वो उसके 3 भाग हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि जब भी हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, जब 3 प्रश्न होते हैं तो वहां से जो प्रश्न बनने की है वो उर्वर भूमि बनती है। जो पहला जो भाग है वो है दिशाहारा, फिर है दिशा की खोज, और अंत में है देशांत। ये इसके 3 जो भाग है इस क्रम से, दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। तो आवारा मसीहा जो जीवनी है उसके जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर, जो कि कथा शिल्पी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी, और इसके 3 भाग हैं दिशाहारा, दिशा की खोज और देशांत। आज का हमारा ये लास्ट प्रश्न है कि संस्कृति की जो 4 अध्याय हैं वो किसकी कृति है? ये राहुल सांकृत्यायन है, तो इनकी ये कृति नहीं है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन की जो महत्वपूर्ण कृति है वो आयावर प्रवृत्ति के नाम से। और राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। ये देखने वाली याद है कि जो राहुल सांकृत्यायन का जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। और इनकी अगर महत्वपूर्ण अगर रचनाओं की अगर चर्चा करें तो एक तो है इनकी मेरी तिब्बत यात्रा, एक और अन्य महत्वपूर्ण इनकी रचना वो है घुमक्कड़ शास्त्र, और एक और इनकी महत्वपूर्ण रचना वो है बोलगा टू गंगा। तो इनका जो मूल नाम था वो था केदारनाथ पांडे। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना वो मेरी तिब्बत यात्रा, घुमक्कड़ शास्त्र और बोलगा टू गंगा।
हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये नहीं लिखी संस्कृति के 4 अध्याय, ये जो रचना लिखी है वो है रामधारी सिंह दिनकर ने, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने इसकी प्रस्तावना लिखी थी। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो संस्कृति की जो 4 अध्याय हैं उसकी जो प्रस्तावना वो किसने लिखी थी? तो वो जो प्रस्तावना है वो लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1956 है। और इसके अलावा इसका जो अन्य महत्वपूर्ण बात है, जो संस्कृति की जो 4 अध्याय है उसकी जो भूमिका है उसमें दिनकर जी ने बोला है कि वो इसका जो नाम है वो रखने वाले थे भारतीय संस्कृति के 4 सोपान। धन्यवाद। आज की क्लास इतना ही, बाकी हम कल करते हैं। धन्यवाद। तो इसका जो पुराना नाम था वो था भारतीय संस्कृति की 4 सोपान, वो उसको जो रखना चाह रहे थे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने इसको किया था भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय। धन्यवाद।